आज है 18 मार्च। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ना हम संडे को जो टेस्ट हुआ था, हम हर संडे और हर थर्सडे को वीकली टेस्ट लेते हैं। हम जो भी वीक में हम एक वीक में करंट अफेयर कराते हैं उसका संडे को और थर्सडे को टेस्ट होता है। टेलीग्राम ग्रुप ये है, इसकी लिंक ये है। अगर आप देखिए तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में देखिए या कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन कीजिए और हर संडे और हर थर्सडे को टेस्ट जरूर दीजिए कीजिए। देखिए सूर्य कुमार गुप्ता जी 25 में से 25 लेके आए, कमाल की बात है। इन्होंने अच्छी मेहनत की होगी, क्योंकि मैंने जो प्रश्न दे रहा हूँ ना उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैंने उनको समझाया है। वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप यहाँ पर देखो, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, किसी भी पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने वो समझाए, बोल के समझाए। तो जो सुनना होगा सही से उसने जरूर प्रश्न सही कर दिए होंगे। प्रिंस जायसवाल को देखिए, ये सुमन गुप्ता, सोनी, शिवकन्या, ये देखो ये वो लोग हैं जो इससे पहले भी नंबर लेके आए हैं। ये हैं ये पहले भी नंबर लेके आए हैं अच्छे। ये एसएसपी एएम, कुणाल अधाना एएम, ये देखो पहले इनका नीचे था, 20वां नंबर था शायद। डीप, आकृति तिवारी, नेहा सिंह, देखिए ये लोग आए पहले। यादव नरेंद्र, आशीष उपाध्याय एम, और ये एससीबी बी के पारुल चौधरी, डॉक्टर पायल, ठीक है ये लोग। तो अच्छी बात है कि ये टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए, एग्जाम तक आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, प्रश्न को पढ़ने से पहले ना इसको पढ़िए। ये लिखा है कि मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं मैं लोकतंत्र के, देख लीजिए लोकतंत्र लिखा है, लोकतंत्र के उन सिद्धांतों की बात करता हूं जिसे हमें जगत गुरु बसवेश्वरा ने सिखाया है। हमने अनुभव मंतपा से प्रेरणा लेकर ही दिल्ली के भारत मंडपम का नाम रखा है। देखो भारत मंडपम क्या था कि जो G20 समिट हुआ था भारत में, उसको होस्ट करने के लिए भारत मंडपम दिल्ली में बनवाया गया था। और ये ना प्राइम मिनिस्टर की ये बात कब की है, ये 16 मार्च की बात है। ये 16 मार्च को कर्नाटक में ये गए तब इन्होंने ये बात बोली है। जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और ऐसे कभी कभार ऐसा देखा होगा आपने कि यूपी पीसीएस में या आरओ में कभी ना सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, क्रोनोलॉजी सीक्वेंस लगाने के लिए आती है कभी। तो उसमें ना कभी कोई नाम ऐसा होता है जो पता नहीं होता कि ये कब का है, और कभी सुना भी नहीं होता, किताबों में पढ़ा भी नहीं होता। तो वो नाम ऐसे ही होते हैं जो करंट अफेयर से निकल के जाते हैं। तो देख लीजिए इनके बारे में एक बार कि देखो वचन यानी कि कविता आंदोलन के संस्थापक तथा दुनिया की पहली संसद की स्थापना करने वाले हैं ये, एवं विश्व गुरु कहे जाते हैं। इनका नाम है बसवेश्वरा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन, इसको बोलेंगे धर्म या संप्रदाय की शुरुआत की थी? तो उत्तर होगा एक इसका सांख्य, न्याय, मीमांसा, क्या होगा? लिंगायत। जी हाँ, लिंगायत धर्म के संस्थापक हैं। देख लीजिए जो 1134 में इनका जन्म हुआ था, 1168 तक चले थे। इन्होंने वचन कविता आंदोलन भी कहा है, तो इस चीज मतलब इसकी भी शुरुआत की है इन्होंने। तो इसको भी याद रख लेना कि कविता आंदोलन या शरण आंदोलन या वचन आंदोलन से कौन संबंधित है, तो बसवेश्वरा। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना इन्होंने 12वीं सदी में की थी। कुछ और चीजें देख लीजिए कि अनुभव मंडप, इसमें क्या था कि एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर की मौजूदा समस्याओं पर चर्चा करने हेतु सभी के लिए एक सामान्य मंच की स्थापना की थी। इसको भारत की सबसे पहली संसद कहा जाता है। और इसमें क्या है कि इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के समाजवादी सिद्धांतों पर चर्चा की थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के समाजवादी सिद्धांतों पर चर्चा, सोच के देखिए ये कब की बात है, ये 12वीं सदी की बात है, जबकि लोकतंत्र के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था। ये तब इन्होंने इतने रिवॉल्यूशनरी बात करी थी। दसोहा समझ लीजिए, दसोहा का मतलब यह है कि समान काम के लिए समान आय होना चाहिए। ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 का हिस्सा है। ये चीज़ याद रखिए आप लोग। इनकी चर्चा ये आज से कितने साल पहले कर रहे हैं। यही चीज़ अगर चाइना में होती ना, तो चाइना इसको कल्चर को इतना प्रमोट करता है, अपनी कल्चर को, कि वेस्टर्न कल्चर के पैरेलल लेके चलता है वो हर चीज़ को। लेकिन हम अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं और पहला संसद कहाँ, पहला लोकतंत्र कहाँ, ये सब चीज़ें वेस्टर्न का याद करते जा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाल ही में आई खबरों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में असिस्टेड डाइंग, सहायता प्राप्त मृत्यु पर कानून लाया जा रहा है? देखो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, और ऐसा असाध्य रोग जिसका इलाज संभव नहीं है, और उस व्यक्ति को पीड़ा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो डॉक्टरों से कहता है कि भाई हमारी जान दिलवा दो, कैसे भी मतलब जान निकलवा दो। तो डॉक्टर चाहे उसको मेडिसिन दें ऐसी जिससे जान चली जाए, या फिर कुछ इस तरीके का कुछ करें जिससे मतलब डॉक्टर्स मिलके उसकी ना मतलब मृत्यु कर दें किसी प्रकार, तो वो होगी उसकी इच्छा मृत्यु। तो ये फ्रांस ने शुरुआत की है। इसके साथ ही आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, वो होती है पैसिव यूथेनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति अगर किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो वो साथ ही ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ जिंदा हो, जैसे वेंटिलेटर लगा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ लगी हो जो चिकित्सकीय उपकरण होते हैं उनसे जीवित चल रहा हो, किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो उस व्यक्ति को अगर वो इंस्ट्रूमेंट हम उसके हटा दें तो जब जो उसकी जान जाएगी उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। भारत में पैसिव यूथेनेसिया को लागू कर दिया गया है, यानी कि इसमें पैसिव यूथेनेसिया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस चीज़ को वैलिड कर दिया है। लेकिन असिस्टेड डाइंग अभी भारत में वैलिड नहीं है। देखिए एक बार,
असिस्टेड डाइंग में देखिए, इसमें वे लोग शामिल हैं जो असाध्य रोग से बीमार होते हैं तथा घातक दवाएं प्राप्त करने के लिए चिकित्सा सहायता की मांग करते हैं, जिससे बाद में अपना जीवन समाप्त करने के लिए स्वयं लेते हैं। ये खुद की मृत्यु स्वयं लेते हैं। देखिए आगे पैसिव यूथेनेसिया, देखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु तब होती है जब जीवन निर्वाह उपचार रोक दिए जाते हैं अथवा हटा लिए जाते हैं, जिससे रोगी स्वाभाविक रूप से मर जाता है। सक्रिय इच्छा मृत्यु सुसाइड होती है। और स्विट्जरलैंड में ना जो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी ना, ये असिस्टेड डाइंग, ये वैलिड है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड इच्छा मृत्यु पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन डॉक्टर अथवा चिकित्सक की उपस्थिति में सहायता से मृत्यु की अनुमति देता है। इसमें क्या है, स्वीट डेथ का भी लाया गया है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है और उसको अगर मृत्यु में सहायता करनी है तो इस तरह से उसको मृत्यु देंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और वो मर भी जाए, उसको तड़पना भी ना पड़े। भारत में प्रावधान क्या है कि भारत में अरुणा रामचंद्र शानबाग मामला है जो 2011 में आया था। इसमें जो पैसिव यूथेनेसिया है उसमें उसका पहला मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अनुमति दी थी अरुणा शानबाग को कि वो इसके जरिए अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद में इस मामले को और आगे बढ़ा, कॉमन कॉज बना भारत संघ 2018 में आया। इसमें क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ना वैलिड कर दिया कि पैसिव यूथेनेसिया वैलिड है, तो यानी कि अभी कोई भी प्राप्त कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में सुखबीर संधू तथा ज्ञानेश कुमार को नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित को पढ़ें तथा बताएं कि इनमें से कौन निर्वाचन आयुक्त को चुनने वाली समिति का हिस्सा होते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब सबसे पहले निर्णय सुनाया था तो उसने कहा था प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये 3 चुने थे सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन भारत में संसद के द्वारा बिल पारित किया गया और उन्होंने इन दोनों को शामिल किया और साथ ही इसको शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको हटा दिया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी 1, 2 और 4 देख लीजिए और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं। डीबीटी के माध्यम से किसानों की सहायता करने हेतु कृषक उन्नति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उड़ीसा ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने या मध्य प्रदेश ने? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने बड़े पैमाने पर किसानों के लिए किसानों को सीधे तौर पर पैसा देने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बताना है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, राजीव कुमार का, सुखबीर संधू का, निधि छब्बर का या यतेंद्र श्रीवास्तव का? उत्तर होगा सी, यानी कि निधि छब्बर का। आप ये बताइए कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये बताना है। और इसके अलावा जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा वो बताना है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फलस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज्जू, शहबाज शरीफ, मोहम्मद साताये या मोहम्मद मुस्तफ़ा? इसका सही उत्तर होगा वो होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा। जी हाँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा फलस्तीन के बने हैं। मोहम्मद मुइज्जू आपको पता है मालदीव के हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान। मोहम्मद साताये इनका स्थान लिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं फलस्तीन के। देख लीजिए मोहम्मद मुस्तफ़ा फलस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इन्हें नया पीएम नियुक्त किया है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? सेशेल्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक या मालदीव? उत्तर होगा मॉरिशस। जी हाँ, मॉरिशस के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई हुई हैं, वहाँ उनको ये उपाधि दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल की लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जो द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। 65 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर यहाँ हैं। इस दौरान वह देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। आगे देख लीजिए कि मॉरिशस की जो लोकेशन है वो यहाँ है, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। और ये मॉरिशस है, इसकी राजधानी और जो मुद्रा है वो देख लेना। और साथ ही याद रखना कि जो इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन के आपको सारे के सारे आइलैंड कंप्लीट करके लाने हैं, सारे के सारे आइलैंड अच्छे से कंप्लीट करके लाने हैं, क्योंकि इस बार जो टेस्ट होगा उसमें इंडियन ओशन के आइलैंड से प्रश्न आएंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आगे मैंने दिया भी हुआ है। नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म में करीब 7500 सर्वोत्तम तरीकों और 5000 नीति दस्तावेजों, 900 से ज़्यादा डेटा सेट, 1400 से ज़्यादा डेटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशनों का बहुक्षेत्रीय लाइव रिपोजिटरी शामिल किया गया है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, अश्विनी वैष्णव द्वारा या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा? उत्तर होगा अश्विनी वैष्णव द्वारा। देख लीजिए, नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों को ठोस कार्रवाई करने योग्य आवश्यक जानकारी से लैस कर उनके निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है,
केंद्रीय संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया है। ये ना एक्चुअली इस चीज़ के लिए शुरू किया गया है कि अगर कोई अधिकारी या कुछ भी कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस निर्णय में उनको कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसमें जरूरी ये होता है कि उनके पास क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इस जगह पर रखी जा रही है, सारा डेटा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी सारी, तो वो देने के लिए अधिकारी को, ताकि इसके द्वारा वो सही डिसीजन ले सके, इस चीज़ का प्रबंध किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की गई है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग या पंचायती राज मंत्रालय? उत्तर होगा सी, यानी कि नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो आकांक्षा के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन करके सतत विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये है कि हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किसके लिए वित्तीय उन्नयन योजना शुरू की है? पटरी पर दुकान लगाने वाले छोटे दुकानदारों के लिए, या युवा किशोरों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए, या सभी वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए, या ग्रामीण डाक सेवकों के लिए? उत्तर होगा ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। ठीक है, ये चीज मन समझ लेना, ये लगा है, देख लीजिए। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों के लिए वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा प्रदान करने वाले डाक सेवकों को क्रमशः 4320, 5520 और 7200 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब अगर उन्होंने 12 साल तक सेवा दी है तो 4320, 24 साल तक सेवा प्रदान की है तो 5520, और अगर उन्होंने 36 साल तक की है तो 7200 रुपये। अब अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य में किया है? यानी कि हाल ही में जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं उन्होंने स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राजस्थान में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में? इसका उत्तर होगा हरियाणा के हिसार में। देख लीजिए इसको सही से कि हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए समर्पित विश्व का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यह है कि लामितीये सैन्य अभ्यास भारत तथा निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? मॉरिशस, सेशेल्स, मोजाम्बिक या थाईलैंड? उत्तर होगा इसका सेशेल्स। तो भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 की 10वें संस्करण है इसका। ये 18 से 27 मार्च तक आयोजित होना है। और जो लामितीये है इसका अर्थ है दोस्ती, और द्वैवार्षिक रूप से ये आयोजित किया जाता है। अब इसके सारे के सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि इंडियन ओशियन में जितने भी आइलैंड हैं सबको खुद से कंप्लीट करके लाना है। जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में इससे प्रश्न आएंगे, ये याद रखना। इंडियन ओशियन के सारे आइलैंड अच्छे से, उनकी लोकेशन, जल संधियां, कुछ भी हो, सब कुछ जल। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 324, 325, 326 या 327? इसका उत्तर देना है आप लोगों को। ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है निर्वाचन आयोग, इसलिए मैंने ये प्रश्न डाला है। और इसके साथ ही याद रखना आर्टिकल 324 से 329 तक जितने भी भाग 15 में आर्टिकल हैं सारे के सारे कंप्लीट करके लाने आप लोगों को। और जो कल का प्रश्न था एक बार उसको और देख लेते हैं। कल का प्रश्न ये था कि हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है? तो सऊदी अरब के जेद्दा में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।